नहीं, दानिश जी जो कह रहे हैं वो मुझे लगता है कि वो कह रहे हैं आईपीसी और सीआरपीसी के तहत हम मांग रहे हैं, तो क्रिमिनल लॉज के तहत ये सिविल यूनिफॉर्मिटी मांग रहे हैं, तो हम समझ ही नहीं पा रहे कि ये डिस्टिंक्शन क्रिमिनल में मांग रहे हैं सिविल में मांग रहे हैं। कुछ कहना है ना तो कुछ भी बोल रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि आईपीसी और सीआरपीसी में मांग रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये हो गया बिल्कुल साफ कि ये कह रहे हैं कि आईपीसी सीआरपीसी छोड़ दिए, इस्लामिक लॉज में जो क्रिमिनल लॉज हैं, इस्लामिक प्रैक्टिस जो क्रिमिनल लॉज की है वो ये मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सिविल लॉज भी हम नहीं मांग रहे इक्वल, और हम क्रिमिनल लॉज भी इक्वल नहीं मांग रहे हैं। तो ये बात समझ में आ रही है। भाई दीपक भाई ने तो पूछा, उसका जवाब दिया मैंने डुके साहब। आप थोड़ा सा कहीं मिसगाइड हो रहा है। दीपक जी ने जो पूछा उसका जवाब मैं बता रहा हूँ। अब उन्होंने ये पूछा कि अच्छा एक बात बताइए, फिर इस्लामिक कानून लागू कर देते ना यहाँ पर? हाथ के बदले हाथ, जान के बदले जान, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक लागू कर दीजिए। तो मुझे आप ये बता दीजिए कि आप इक्वालिटी डिसइक्वालिटी किस तरह से लेके आएंगे, बताइए। तो हमारे पॉलीएंट्री नॉर्थ ईस्ट में लगेगी तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुसलमानों के नाम पर आपको प्रॉब्लम है, उसका क्या रास्ता? हिमंता बिस्वा शर्मा उसके लिए कोई बात करेंगे? जवाब ही नहीं दिया सर। क्यों ना इस्लामिक कानून लागू कर दिए जाए जो इस्लाम के फॉलोअर है? आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, गर्दन के बदले गर्दन, लागू कर दीजिए। सुनिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उसके अंदर में जितना सब कुछ माना गया, समझा गया, वो तमाम चीजें मान ली गई। अब उसमें और ये जो आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ये जो जवाब नहीं है, आप नहीं बोलेंगे। कब आप बोलेंगे नहीं आईपीसी सीआरपीसी उससे गवर्न होते हैं, ये तो संविधान है। मान लीजिए ना, ये इस्लामिक लॉ भी मान लीजिए कि आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, गर्दन के बदले गर्दन। नहीं तो अगर आपको मानना है तो मान लीजिए, हम तो मुखालिफत कर रहे हैं तो हम करेंगे यूसीसी की। आपको लाना है तो ला दीजिएगा, हमको कोई परेशानी नहीं है। पट भी मेरी और सिक्का मेरे फादर का। वेरी गुड। आप धीरे धीरे स्पष्ट होगा, धीरे धीरे स्पष्ट होगा। ठीक है तो भाई आप पूरी बात कर लीजिए। ये कह रहे हैं आप भटक गए थे, भटके नहीं थे, वो आपकी बात का सही जवाब दे रहे थे। दानिश भाई थोड़ा दानिशवर रहिए आप। नहीं, हम तो बिल्कुल दानिशमंद है, आप बेफिक्र रहिए उसके लिए। अब इक्वलिटी कैसे क्लेम की करनी है, आप याद करिए 10 अक्टूबर सन 1949 को के.एम. मुंशी ने सरदार पटेल की एक चिट्ठी, एक लेटर पढ़ा पार्लियामेंट के अंदर, और उन्होंने कहा जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी स्टेट हमने 4 तरह के बनाए हैं, इन स्टेटों में जो इनइक्वालिटी है फंडामेंटल राइट्स को लेकर, वो इनइक्वालिटी मैं नहीं चाहता, इसलिए भारत में सिंगल सिटीजनशिप होगी और सभी भारत के नागरिकों के अधिकार समान होंगे। ये के.एम. मुंशी ने पढ़कर सुनाया था 10 अक्टूबर सन 1949 को पार्लियामेंट के अंदर, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर सरदार पटेल का लेटर। तो समझ में आ जाएगा कि सरदार पटेल उस समय क्या कह रहे थे। दूसरी बात ये है कि ये जो आर्टिकल 44 है ना, ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 35 है, और आर्टिकल 35 को पहले फंडामेंटल राइट की तरह रखा गया था डॉक्टर अम्बेडकर ने कि भाई ये फंडामेंटल राइट होगा हर एक व्यक्ति का कि उसके राइट बराबर हो, इक्वलिटी के साथ उसको ट्रीट किया जाए। लेकिन उस समय की पार्लियामेंट में, उस समय की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो नहीं पास हो पाया। तो उन्होंने कहा कि जब समय आ जाए, क्योंकि ज्यादातर मुस्लिम पक्षकारों ने वहां पर समय मांगा और कहा कि अभी अभी नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है, हमको समय चाहिए ताकि हम अपने यहाँ वो कर सकें, तब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। समय दिया गया और उस प्राविधान को बाद में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाल दिया गया कि जब समय हो जाए या जब माहौल बन जाए तब इसको परमानेंट बना दिया जाए। तो क्या 75 वर्षों बाद भी अभी परमानेंट होने की सिचुएशन नहीं है? क्या अभी भी संभल नहीं पाए हैं? क्या अभी भी मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए हैं? और मेन स्ट्रीम में आए नहीं हैं या कभी आना ही नहीं चाहते कि हम मेन स्ट्रीम में आएंगे? क्योंकि मेन स्ट्रीम ये कह रही है कि हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है और सिंगल सिटीजनशिप में सबके अधिकार बराबर है। ये पटेल और उस समय डॉक्टर अंबेडकर दोनों ने इसकी मुखालफत की थी, वो मुखालफत कह रहा हूं, इसकी पैरवी की थी। लेकिन ये आज 75 साल बाद भी उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार बार राम मंदिर का चल रहा था या और चल रहे थे तो कह रहे थे मैं सुप्रीम कोर्ट की बात। अरे भाई 5 बड़े जजमेंट हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए स्ट्रिक्चर पास किया है और सरकार को कहा है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं पास करते।
तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के उस स्ट्रक्चर को या उस डायरेक्शन को फॉलो नहीं करना चाहते? ना ये सुप्रीम कोर्ट मानेंगे, ना ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट मानेंगे, ना ये सरदार पटेल मानेंगे, ना ही डॉक्टर अंबेडकर को मानेंगे। तो आखिर देश में ये कौन सी इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं? किस आधार पर इक्वालिटी लाई जाए? एक तरफ आप कहेंगे कि हम परसिक्यूटेड है और एक तरफ कहेंगे कि हम इक्वालिटी नहीं चाहते। तो इनका आशय क्या है, यही नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि जब लॉ कमीशन ने आपसे रिकमेंडेशन मांगी है तो उस रिकमेंडेशन में आप बताइए, आपसे सुझाव मांगे। अभी उन्होंने कोई ड्राफ्ट तो बना नहीं दिया, उन्होंने सुझाव मांगे हैं कि आप क्या चाहते हैं, किस आधार पर इक्वालिटी आ सकती। आपके पास अगर सुझाव है और आप कह सकते हैं कि साहब एक्सेप्शन के रूप में ऐसे ऐसे डाला जा सकता है, हम भी इक्वालिटी में शामिल होना चाहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान ने 1961 में अपने यहाँ फैमिली लॉ अमेंड ऑर्डिनेंस पास कर दिया था और उसमें कह दिया था कि सिर्फ एक निकाह हो सकता है, दूसरा निकाह होगा तो पहली पत्नी से अनुमति लेनी पड़ेगी, एक कमीशन के सामने प्रेजेंट होना पड़ेगा और आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि आखिर दूसरे निकाह का कारण क्या है। अगर उस कमीशन के सामने प्रेजेंट हुए बगैर आपने निकाह कर लिया तो आपको जेल जाना पड़ेगा। आप पाकिस्तान 1961 में कर सकता है तो हिंदुस्तान में उन अपवादों के साथ आप सजेशन क्यों नहीं दे सकते? आप सजेशन दीजिए कि हम इक्वालिटी के पक्ष में हैं। अच्छी बात बोली आपने। अतीकुर रहमान साहब बताइए, लॉ कमीशन की वेबसाइट बता दूं, मुझे बताइए आज अतीकुर साहब को मैं टेक्स्ट कर देता हूं। सर आप भी सुझाव दे दीजिए अतीकुर साहब।